एवरीवन, जय हिंद, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो प्लीज एकदम जम कर मेहनत करिए कि जो भी आपका गोल है आपको वो मिल जाए। ओके, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज डेट क्या है? 4 जुलाई 2024। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है आज के, तो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। 4 जुलाई 2024 करंट अफेयर। एक क्वेश्चन है आप लोगों से, 4 जुलाई को कौन सा देश अपना इंडिपेंडेंस मनाता है? कौन सा देश? आप बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ओके, चलिए पहला जो न्यूज है उसके बारे में बात करते हैं। एक्सरसाइज मैत्री, एक्सरसाइज मैत्री किस किस देश के बीच में होता है और एक कौन सा एक्सरसाइज है? नेवी का एक्सरसाइज है या एयरफोर्स का एक्सरसाइज है या मिलिट्री एक्सरसाइज है? सबसे पहली बात, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। यह इंडिया और थाईलैंड के बीच में होता है, जो कि अभी चल रहा है। 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक चलेगा कंटिन्यू। ओके, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और थाईलैंड के बीच में, इंडिया एंड थाईलैंड। समझ में आ गया? ये 13th एक्सरसाइज है, 13th मैत्री एक्सरसाइज है इंडिया और थाईलैंड के बीच में। कब स्टार्ट किया गया था? 2006 में। ध्यान दीजिएगा, 2006 में पहली बार किया गया। और ये एक्सरसाइज हो कहाँ रहा है? इंडिया में हो रहा है या थाईलैंड में हो रहा है? थाईलैंड में हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, कहां पर? थाईलैंड में हो रहा है, इन थाईलैंड। और थाईलैंड में कहाँ हो रहा है ये ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। थाईलैंड में किस जगह पर हो रहा है उसको देख लेते हैं। एट फोर्ट वचिरापकन, वचिरापकन, वचिरापकन में हो रहा है। ओके, वचिरापकन में हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब ये एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड के बीच में क्यों हो रहा है? जब भी आप करंट अफेयर्स को पढ़िए अपने आप से ऐसा क्वेश्चन करिए, जो एक्सरसाइज हो रहा है उससे होगा क्या? सिंपल सी बात है, दो देशों के बीच में हो रहा है तो एक्सरसाइज हो रहा है तो मिलिट्री जो डिफेंस कोऑपरेशन है इन दोनों देशों के बीच में बढ़ने वाला है। डिफेंस कोऑपरेशन के साथ साथ इन दोनों देशों के बीच में रिलेशन बढ़ने वाला है। आपको पता है थाईलैंड में चाइना का प्रेजेंस ज्यादा है, इंडिया को किसी न किसी तरीके से चाइना के प्रेजेंस को काउंटर करना है और अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। केवल इकोनॉमिक रिलेशन नहीं, उसके साथ साथ डिफेंस रिलेशन को भी स्ट्रॉन्ग करना है। तो ऐसे एक्सरसाइज का होना इंडिया और उसके आसपास की कंट्री और जो दूर भी कंट्री रहती है उनके साथ होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम भी, हमारी जो डिफेंस फोर्स होगी कुछ ना कुछ उनसे सीखेगी और उनकी जो डिफेंस फोर्स होगी कुछ ना कुछ सीखेगी। और अभी मेड इन इंडिया के तहत हम लोग बहुत ज्यादा हथियार बना रहे हैं, तो जो इतनी छोटी छोटी कंट्रीज हैं उनको हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए इंडिया और थाईलैंड के बीच में कोऑपरेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसको ध्यान दीजिएगा, मिलिट्री एक्सरसाइज है। इंडिया और थाईलैंड के बीच में नेवी का भी एक्सरसाइज होता है और एयरफोर्स का एक्सरसाइज होता है। अभी तो जो है मैत्री चल रहा है उसके बारे में डिस्कस कर लिए, थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। नेवी के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है और एयरफोर्स के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इंडो थाई कॉर्पेट, इंडो थाई कॉर्पेट, यह इंडिया और थाईलैंड की नेवी के बीच में एक्सरसाइज होती है, ध्यान दीजिएगा, नेवी एक्सरसाइज है। ओके, और सियाम भारत, सियाम भारत, यह इंडिया और थाईलैंड के बीच में एयर एक्सरसाइज, एयर एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। और तो कभी कदार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फोर्ट वचिरापकन कहां पर है? तो फोर्ट वचिरापकन थाईलैंड में। और
नो प्रॉब्लम, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और जो फोर्ट वचिरा प्रकन है, थाईलैंड का एक प्रोविंस है। ओके, ताक, ताक प्रोविंस वहां पर है। तो कभी कभार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ताक प्रोविंस कहां पर है। ताक प्रोविंस, ध्यान दीजिए, ताक प्रोविंस, ताक प्रोविंस जो है कहां पर है, थाईलैंड में, इसको याद रख लीजिएगा, क्योंकि एक्सरसाइज जो है वो ताक प्रोविंस में ही हो रहा है। सेकेंड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी किस कंट्री के पास जो यूरोपियन यूनियन काउंसिल है उसकी प्रेसिडेंसी है, यूरोपियन यूनियन काउंसिल उसकी प्रेसिडेंसी किस कंट्री के पास है। कोई भी कंट्री है वह यूरोपियन यूनियन काउंसिल की प्रेसिडेंसी केवल 6 महीने तक रख सकती है, ध्यान दीजिएगा, 6 महीने तक। प्रेसिडेंसी ऑफ यूरोपियन यूनियन काउंसिल किसके पास है, हंगरी के पास। इससे हंगरी से पहले किसके पास था, ध्यान दीजिए, हंगरी से पहले किसके पास था, बेल्जियम के पास। ओके, बिफोर किसके पास था, बेल्जियम। ओके, और अधिक से अधिक 6 महीने के लिए होता है प्रेसिडेंसी किसी के पास। ओके, और 6 मंथ, और 6 मंथ। अब आप लोगों को पता है जैसे यूनाइटेड नेशन है, उसके बहुत सी शाखाएं हैं, ठीक उसी प्रकार से जो यूरोपियन यूनियन काउंसिल, यूरोपियन यूनियन है, उसकी बहुत सारे शाखाएं हैं। उसमें से क्या है, यूरोपियन यूनियन काउंसिल है। यूरोपियन यूनियन का खुद का अपना पार्लियामेंट है। समझ में आ गया, पक्का। अब एक क्वेश्चन और आ सकता है कि जो यूरोपियन यूनियन काउंसिल है उसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है। उसका हेड क्वार्टर जो है ब्रसेल्स में। ब्रसेल्स में एक और हेड क्वार्टर है, इसका नाटो का, कुछ दिन पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके, जो इसका हेड क्वार्टर है वो कहाँ है, ब्रसेल्स में। राइट, नो प्रॉब्लम, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन द यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन में कितने कंट्रीज हैं, 27 कंट्रीज। ओके, और जो यूरोपियन यूनियन है वो है क्या, क्या मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, या इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। क्वेश्चन आप लोग पूछिए अपने आप से। तो यूरोपियन यूनियन जो है एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको ध्यान दीजिएगा, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 27 कंट्रीज है, उनमें पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। समझ में आ गया, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट नेक्सस। प्रोजेक्ट नेक्सस एग्जाम में दे दिया आपको। प्रोजेक्ट नेक्सस किससे रिलेटेड, 4 ऑप्शन आ गया आपको। एक आ गया बैंकिंग से रिलेटेड है, एक आ गया डिफेंस से रिलेटेड है, एक आ गया इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, इसी तरीके से चीज है, एक स्पेस से रिलेटेड है। अगर आपको पता है तो आप कर सकते हो। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम इतना अच्छा है प्रोजेक्ट नेक्सस, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रोजेक्ट नेक्सस जो है किससे रिलेटेड है, बैंकिंग से रिलेटेड। ध्यान दीजिए, बैंकिंग से रिलेटेड। इसमें होगा क्या, इसमें जो आरबीआई है और एशियन, 4 एशियन कंट्री, एशियन का पता है, एशियन का मतलब साउथ ईस्ट एशियन नेशन। साउथ ईस्ट एशियन नेशन में से 4, कितने नेशन है साउथ ईस्ट एशियन में, 10 है, और उसमें से 4 कंट्री के साथ एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। कौन कौन की कंट्री के साथ, ध्यान दीजिएगा, एग्रीमेंट साइन हुआ किसके बीच में, आरबीआई एंड 4 एशियन कंट्री।
पूछा जा सकता है कौन कौन सी एशियन कंट्री, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस एंड ओके, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस एंड सिंगापुर। ध्यान दीजिएगा, मलेशिया, थाईलैंड। अब एशियन कंट्री याद रखिएगा, एशियन कंट्री न्यूज में आ गया पूछा जा सकता है, जैसे लाओस है, कंबोडिया है, वियतनाम है, इंडोनेशिया है, सब क्या है एशियन कंट्री, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। ओके, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस एंड सिंगापुर। अब आरबीआई और इन चार देशों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, और यह एग्रीमेंट है क्या, इन चारों देशों के मतलब इन चार देश और इंडिया के बीच में जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट होते हैं उसको कितना आसान बनाया जा सके। समझ में, क्रॉस बॉर्डर जो पेमेंट होते हैं, जैसे कि हम कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं इन चार कंट्री को, या वो हमको एक्सपोर्ट कर रहे हैं कुछ, तो इसमें जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट होता है कितना आसान किया जा सके, यही है प्रोजेक्ट नेक्सस। इसमें होगा क्या, जो इंडिया में पेमेंट सिस्टम है, जो डोमेस्टिक घरेलू पेमेंट सिस्टम है इंडिया में, जैसे मान लीजिए पेटीएम हो और गूगल पेमेंट हो और बैंकिंग पेमेंट सिस्टम हो, उसको और इन देशों के बीच में जो डोमेस्टिक पेमेंट सिस्टम है उनको इंटरलिंक किया जाएगा कि जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट हो वो आसानी से हो सके। और कब से लागू होने वाला है इसको ध्यान रखिएगा, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 2026। ये जो है स्टार्ट होगा 2026 से, 2026 से स्टार्ट होगा, ध्यान दीजिएगा। इसका एम क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को आसान बनाया जाए। समझा क्या, इसका एम क्या है, इज टू क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स बिटवीन these countries। समझ में आएगी नहीं समझ में आ गया, पक्का पक्का। और जो पेमेंट सिस्टम हमारा है और जो पेमेंट सिस्टम इन देशों के बीच में है उसको क्या करेंगे, इंटरलिंक करेंगे। डोमेस्टिक पेमेंट सिस्टम ऑफ दीज कंट्रीज। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, नाम बहुत अच्छा है प्रोजेक्ट नेक्सस, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। वीडियो को पॉज करिए, उसको नोट डाउन कर लीजिए, कुछ समय तक नोट डाउन करिए, बाद में हम क्या करेंगे, इसके सबको टेलीग्राम चैनल पे हम इसके नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, बस आप लोगों को समझना होगा। और टेलीग्राम चैनल से आप लोग क्या कर लेंगे, जितने भी नोट्स हैं सब आप वहां से ले सकते हैं। कुछ समय थोड़ा और इंतजार कर लीजिए आप लोग, ओके। तो चलिए नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, दुनिया की पहली कंट्री ऐसी कौन सी है जो जानवरों की चेकलिस्ट तैयार की है, जानवरों एनिमल की चेकलिस्ट तैयार की है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बहुत बार आपसे बोल चुके हैं, कोई भी काम जो पहली बार होता है ओके, वो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, और हम डिस्कस कर रहे हैं तो डेफिनेटली इंडिया होगा फर्स्ट कंट्री। इन द वर्ल्ड टू प्रिपेयर अ वाइल्ड लाइफ चेकलिस्ट, वाइल्ड लाइफ जो जंगली जानवर जीव जंतु हैं उनके चेकलिस्ट तैयार करेंगे। चेकलिस्ट कौन है वो, इंडिया। इसमें होगा क्या, इसमें एक पोर्टल बनाया जाएगा, उस पोर्टल में सब जानकारी दी जाएगी। और ये कहाँ बात हुई है, अभी आपको पता है एक समिट हो रहा था, एनिमल टैक्सोनॉमी समिट, एनिमल टैक्सोनॉमी समिट। ये अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा कि एनिमल टैक्सोनॉमी समिट कहाँ हुआ और किसके द्वारा कराया गया। एनिमल टैक्सोनॉमी समिट जो है कोलकाता में हुआ, और
इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने कराया था, यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने कराया था भाई। मिनिस्ट्री। और इसमें इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बताया है कि इंडिया जो है दुनिया का पहला ऐसा देश है जिन्होंने क्या किया है, वाइल्ड लाइफ चेकलिस्ट तैयार किया है, एक पोर्टल बनाया है। और उस पोर्टल का नाम क्या है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। देखिए जो पोर्टल है उसका नाम क्या है, फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट। फौना मतलब जो वाइल्ड लाइफ जानवर, जीव जंतु, वाइल्ड लाइफ। इसमें करेंगे क्या, इसमें 121 लिस्ट तैयार की है, 121 लिस्ट तैयार की, कितने का, 1,04,561 डिफरेंट जो स्पेसीज हैं जीव जंतु के, उनके 1,04,561 स्पेसीज, अलग अलग जो जीव जंतु हैं, जैसे मान लीजिए जंगली भैंसा हो गया, जंगली कुत्ता हो गया, एनिमल लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, ये सब हाइना हो गया, ये अलग अलग प्रकार की जो प्रजातियां हैं, ये कौन सी प्रजातियां, फौना की, मतलब जंगली जानवरों की, वाइल्ड लाइफ की, उनकी क्या की गई है, 121 चेकलिस्ट तैयार की गई। इसमें सब कुछ है, हर जो जंगली जानवर है उनके बारे में इंफॉर्मेशन, कितने जंगली जानवर हैं, कितने जंगली जानवर जो है इंडेंजर्ड है, मतलब खतरे में है, खतरे की घंटी बज चुकी है उनके ऊपर कि वो खत्म हो सकते हैं, समझा क्या, सब इंफॉर्मेशन इसमें दिया जाएगा। तो पोर्टल का नाम पूछा जा सकता है कि फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट, इससे रिलेटेड है। ओके, और पूछा जा सकता है कि फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड कौन सा है जिन्होंने वाइल्ड लाइफ चेकलिस्ट प्रिपेयर किया है, इंडिया ने प्रिपेयर किया है। और एनिमल टैक्सोनॉमी समिट कहाँ हुआ है और किसके द्वारा कराया गया है, ये पूछा जा सकता है। समझ में आ गया, पक्का, तो ध्यान दीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ओके, नोट डाउन। साउथ एशिया, साउथ एशियाज लार्जेस्ट फ्लाइंग स्कूल, लार्जेस्ट फ्लाइंग स्कूल कहां बनाया गया, साउथ एशिया, साउथ एशियाज लार्जेस्ट फ्लाइंग स्कूल, फ्लाइंग स्कूल कहां बनाया गया, ओके, अमरावती में, अमरावती। अब एक क्वेश्चन है कि अमरावती कहां पर है, आंध्र प्रदेश में, जो कि आंध्र प्रदेश की राजधानी घोषित की गई है ऑफिशियली। ओके, अब ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है, ये क्वेश्चन आ सकता है, बाई एयर इंडिया, बाई एयर इंडिया द्वारा। और एयर इंडिया जो है पहली फ्लाइंग, मतलब आप कह सकते हो कोई भी जो एयरलाइंस है उसमें से एयर इंडिया पहली एयरलाइन है जो कि एक फ्लाइंग स्कूल सेटअप की है। अब फ्लाइंग स्कूल मतलब ये उड़ने वाला स्कूल नहीं, इसमें क्या होगा, इसमें जो पायलट हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, ऐसा नहीं कि मतलब हवा में कोई स्कूल सेटअप कर दिया जाएगा। इसमें जो पायलट हैं, जो कमर्शियल पायलट, ओके, उनको क्या किया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा। समझ में आ गया, एक तरीके से कमर्शियल पायलट के लिए ट्रेनिंग स्कूल है। ट्रेनिंग स्कूल फॉर कमर्शियल पायलट्स। ओके, अभी इस पर काम चल रहा है, लगभग जून या जुलाई 2026 तक स्टार्ट हो जाएगा। ओके, विल स्टार्ट फ्रॉम मिड 2026। ओके, और हर साल लगभग 180 कॉमर्शियल पायलट्स को तैयार किया जाएगा, 180 कॉमर्शियल पायलट ट्रेनिंग। ओके, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो लार्जेस्ट फ्लाइंग स्कूल है
कौन सेटअप किया है? एयर इंडिया द्वारा। कहाँ सेटअप किया गया? अमरावती में। अमरावती किसकी राजधानी है? आंध्र प्रदेश की। कब घोषित किया गया? उसको भी ध्यान दीजिए, जून में घोषित किया गया, हम आपको बता चुके हैं डेट इसका, तो देख लीजिएगा। ओके। और एयर इंडिया पहला एयरलाइन है हमारे देश का जिन्होंने देश के अंदर ऐसा स्कूल खोला है जिसमें कॉमर्शियल क्या किया जाएगा? पायलट को ट्रेन किया जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज करके प्लीज, उस समय तक और नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा, हैंड रिटन नोट, सब जाके आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। कुछ दिन और रुकिए। अब अभी अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हुआ, उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया ने कितना मेडल जीता है, और इंडिया का कौन सा स्थान है पूरे एशिया में मेडल जीतने का, और कितने गोल्ड, कितने सिल्वर, कितने ब्रोंज मेडल जीता है। नाम नहीं पूछेगा क्योंकि अंडर 23 है, उसको ध्यान दीजिएगा। कौन कौन जीता है ये नहीं पूछेगा, परंतु ये पूछ सकता है कि कितने मेडल इंडिया ने जीता है, क्योंकि पूछा जा चुका बहुत बार। ओके, हाउ मेनी मेडल इंडिया ओन इन अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप? 8 मेडल। अब 8 मेडल में 4 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 2 ब्रोंज। एक तो एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा हो गया कि जो अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप था वह कहाँ हुआ है? ओके, बहुत इंपॉर्टेंट, कहाँ हुआ है? तो अम्मान में हुआ है, जॉर्डन में। अम्मान, जॉर्डन, ध्यान दीजिए। ओके, नो प्रॉब्लम। इनका नाम तो नहीं पूछेगा, पर थोड़ा सा अगर ध्यान रख लेंगे तो अच्छी बात है। जैसे इनका नाम है जो गोल्ड, हम गोल्ड की बता रहे हैं, सिल्वर का, सिल्वर कौन जीता है, ब्रोंज कौन जीता है, ये नहीं पूछेंगे क्योंकि अंडर 23 है, इसे नहीं पूछेंगे। तो जो गोल्ड जीता उसका नाम बता दे रहे हैं हम आपको। जैसे जोंटी है, साहिल है, अभिमन्यु है, ये सब है। जोंटी, नाम याद करने का तरीका है, साहिल, अभिमन्यु, ओके, अनिरुद्ध, ये हैं जो 4 गोल्ड जीते हैं उनका नाम। जो खिलाड़ी, जो रेसलर हैं अंडर 23, जो अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया है और जिन्होंने गोल्ड जीता है, ध्यान दीजिए, जॉन्टी, साहिल, अभिमन्यु, अनिरुद्ध, तो याद कर लीजिए। ओके, नो प्रॉब्लम। कहाँ हुआ था? अम्मान, जो कि जॉर्डन में, जॉर्डन। नोट डाउन करके, बहुत इंपॉर्टेंट है। द वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, द वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप कहाँ होने वाला है? द वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप विल बी हेल्ड, मतलब होगा कहां पर? सिंगापुर में। जो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है उन्होंने यह अनाउंस किया है, अनाउंस बाय द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। ओके, किसके किसके बीच में होगा? अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई एक इंडिया का होगा। ओके, जो होने वाला है बिटवीन इंडियन ग्रैंड मास्टर डी गुकेश, इंडियन ग्रैंड मास्टर डी गुकेश एंड डी गुकेश एंड डिंग लायरेन,
जो डिंग लायरेन है कहाँ के हैं? ऑफ चाइना। इनके बीच में होगा, कब होगा? ऑन नवंबर 10 एंड दिसंबर 15, 2024। जो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप होने वाला है वो कहाँ होने वाला? सिंगापुर में। कौन अनाउंस किया है? द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने अनाउंस किया है। किसके किसके बीच में होने वाला है? जो इंडियन ग्रैंड मास्टर हैं डी गुकेश, उनके बीच में, और डिंग लायरेन के बीच में, जो कि चाइना के हैं। कब होगा? नवंबर 10 को होगा और दिसंबर 15 को होगा 2024 में। पक्का समझ में आ गया? और आपको पता है ना, इंडियन जो ग्रैंड मास्टर डी गुकेश है वो वन ऑफ द यंगेस्ट इंडियन ग्रैंड मास्टर हैं। पक्का समझ में आ गया? अब एक क्वेश्चन और आ सकता है जो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है उसके बारे में। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिडे। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1924 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? स्विट्जरलैंड। जो इंटरनेशनल लेवल पर चेस होता है उसको पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन कौन करता है? ऑर्गेनाइज कौन करता है? द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन करता है। गॉट इट? पक्का? नो प्रॉब्लम, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कब बनाया गया था? 1924 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? स्विट्जरलैंड में। नवंबर 10 या नवंबर 20 को होने वाला, सॉरी, करेक्ट कर लीजिएगा। नवंबर 20 और दिसंबर 15 को ये जो मैच होने वाला है, नवंबर 20 और दिसंबर 15 को ये मैच होने वाला है। समझ में आ गया? ग्लोबल इंडिया आर्टिफिशियल समिट कहाँ हुआ? यह कहाँ और कहाँ हो रहा है? ग्लोबल इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2024 कहाँ हो रहा है? न्यू दिल्ली। अभी चल रहा है, कल स्टार्ट हुआ था 3 से 4 जुलाई का, तो आज भी चलेगा। ओके, एक तो हो गया कि पूछा जा सकता है कि ग्लोबल इंडिया आर्टिफिशियल समिट कहाँ हो रहा है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि किस मिनिस्ट्री द्वारा यह कराया जा रहा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एक क्वेश्चन है आप लोगों से, आप हमको बताइएगा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसके मिनिस्टर कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, क्योंकि हम ऑलरेडी आप लोगों को बता चुके हैं मोदी कैबिनेट 3.0 के बारे में। ऑल 30 के 30 जो मिनिस्टर है उनको कौन कौन से मिनिस्ट्री मिली है सब हम बता चुके हैं आप लोगों को। प्लीज इसको जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा आप लोग। ओके, यह 8th न्यूज और इट नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें होगा क्या? अब आप सोचिए ना, क्या चल रहा है? ग्लोबल इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट चल रहा है। तो सिंपल से इसमें बैठेंगे लोग, ओके, चाय कॉफी पियेंगे, उसमें क्या करेंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, उसका किस किस तरीके से डिफरेंट सेक्टर में यूज किया जा सके, जैसे कि डिफेंस सेक्टर में कैसे यूज किया जा सके, हेल्थ सेक्टर में कैसे यूज किया जा सके, एजुकेशन सेक्टर में कैसे यूज किया जा सके, इन्वायरमेंट सेक्टर में कैसे यूज किया जा सके, इस पर सब लोग बैठकर बात करेंगे। और जो बाहर रिजल्ट निकल के आएगा वो आज निकल के आएगा, हम लोग डिस्कस करेंगे और न्यूज आएगा तो। ओके, पक्का, नो प्रॉब्लम। तो पूछा जा सकता है ग्लोबल इंडिया आर्टिफिशियल समिट कहाँ हुआ था? दिल्ली में हो रहा है अभी, आज चलेगा, कल स्टार्ट हुआ था और आज भी चलेगा। ओके, अभी आपको पता है 18th लोकसभा इलेक्शन खत्म हुआ और उसका पार्लियामेंट सेशन चल रहा है। और जब भी पार्लियामेंट सेशन चलता है, नया जो लोकसभा बन के आता है उसका जब पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट होता है तो उसके पहले सेशन को कौन एड्रेस करता है? राष्ट्रपति एड्रेस करते हैं।
जब राष्ट्रपति, आप समझिए इतने बड़े व्यक्तित्व वाला जो व्यक्ति है, आदमी है या कोई भी पर्सन है, वो आकर आपके पार्लियामेंट को एड्रेस कर रहा है, पार्लियामेंट के दोनों हाउस को एड्रेस कर रहा है, बात कर रहा है कि गवर्नमेंट जो पिछले पिछले जो सेशन है, जो 17th लोकसभा है, उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया है और गवर्नमेंट का प्लान क्या है, क्या करने वाले, उनके बारे में आकर दोनों हाउस को बताते हैं। तो दोनों हाउस का क्या दायित्व बनता है कि जो राष्ट्रपति है उनको थैंक्स कहा जाए, इसलिए क्या किया जाता है, वोट ऑफ थैंक्स होता है, जिसको मोशन ऑफ थैंक्स कहते हैं। तो मोशन ऑफ थैंक्स का लोकसभा में पास होना बहुत जरूरी होता है। अगर मोशन ऑफ थैंक्स लोकसभा में पास नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है, यह दिखाता है कि गवर्नमेंट मेजोरिटी में नहीं है। गवर्नमेंट मेजोरिटी में नहीं होगा तो अपोजिशन क्या करेगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आएगा। तो उस समय गवर्नमेंट को दिखाना पड़ेगा कि हाँ उसके पास कॉन्फिडेंस है कि नहीं। अगर नहीं है तो गवर्नमेंट गिर गई, काम तमाम। बात समझ में आई? तो पूछा जा सकता है कि ये सब जो प्रोसेस होता है, जो राष्ट्रपति सॉरी दोनों हाउस को एड्रेस करते हैं, वह किस आर्टिकल में उनको इतना पावर मिलता है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति को ये पावर देता है कि जाकर दोनों हाउस को वो एड्रेस करें? आर्टिकल 87। ओके, समझ में आ गया? तो पीएम मोदी gave a motion of thanks, motion of thanks, motion of thanks on President Draupadi Murmu ji। ओके, ध्यान, द्रौपदी मुर्मू जी addressed, ओके, in the लोक सभा। ओके, अब किस आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल 87 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, आर्टिकल 87, ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 87। तो अभी पीएम मोदी ने ऑन 2 जुलाई, डे फॉर स्टडी ओनली, मोशन ऑफ थैंक्स को स्टार्ट किया है लोकसभा में, राष्ट्रपति को थैंक्स करने के लिए। अब राष्ट्रपति जो है 2 बार देते हैं, क्या दो बार जो है पूरे पार्लियामेंट को एड्रेस करते हैं। कब? हर साल जो पहला सेशन होता है पार्लियामेंट का, उसको एड्रेस करते हैं। और ध्यान दीजिएगा, ज्वाइंट सेशन को एड्रेस करते हैं, केवल लोकसभा को नहीं, लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ एड्रेस करते हैं। हर साल जो फर्स्ट सेशन होता है उसमें एड्रेस करते हैं। तो बताते क्या, जो पिछले साल गवर्नमेंट ने क्या किया और इस साल गवर्नमेंट क्या करने वाली, समझ में आ गया? और जब कोई लोकसभा का इलेक्शन होता है, उसके बाद जो नई लोकसभा बनती है, तो उसकी जो फर्स्ट सेशन होता है उसको भी प्रेसिडेंट क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं। और दोनों जब एड्रेस करते हैं प्रेसिडेंट, तो दोनों में जो पहला सेशन होता है हर साल का और पहला सेशन होता है न्यूली इलेक्टेड लोकसभा का, उसमें मोशन ऑफ थैंक्स को लोकसभा में पास होना कंपलसरी है। ध्यान दीजिएगा, अगर नहीं पास होता है तो गवर्नमेंट में कॉन्फिडेंस, गवर्नमेंट का जो है, जो पार्टी है जो गवर्नमेंट फॉर्म की है उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, अपोजिशन लाएगी नो कॉन्फिडेंस मोशन, अब खटाक काम खत्म, अगर नहीं है तो। समझ में आ गया? तो किस आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल 87 के अंदर आता है। पक्का समझ में आ गया? 100%, नो प्रॉब्लम। तो नोट डाउन कर लीजिए, मोशन ऑफ थैंक्स। ये अब हमारा स्टैटिक पोर्शन है, परंतु न्यूज में इसलिए डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 87 में दिया गया पावर किसको? प्रेसिडेंट को। ओके, एनटीआर भरोसा स्कीम किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? एनटीआर भरोसा स्कीम किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? ऑप्शन दे देगा, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला। ओके, तो आंध्र प्रदेश द्वारा, बाई आंध्र प्रदेश। पहला क्वेश्चन, एक कैसा स्कीम है? एक पेंशन स्कीम है, ध्यान दीजिएगा।
पेंशन स्कीम है। इसमें क्या होगा, अलग अलग क्षेत्र के लोगों को पेंशन दिया जाएगा। जैसे जो वृद्ध व्यक्ति है, और कितना पेंशन दिया जाएगा उसको ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4,000 से लेकर 10,000 रुपए तक दिया जाएगा पेंशन। और किसको किसको दिया जाएगा, जो ओल्ड एज वाले हैं, व्यक्ति हैं, ओल्ड एज वाले को, फिशरमैन को, जो मछुआरे हैं उनको दिया जाएगा, बुनकर जो है उनको दिया जाएगा, वीवर, और जो विडो है, जो विधवाएं हैं उनको दिया जाएगा, और जो सिंगल वीमेन है उनको भी दिया जाएगा। ओके, जो ताड़ी उतारते हैं, ओके, टोडी पोडलर, उनको भी दिया जाएगा, टोडी पुलर, उनको भी दिया जाएगा। ओके, ये ध्यान दीजिएगा, ये अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोगों को 4,000 से लेकर 10,000 तक दिया जाएगा। किसके तहत, एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम। कहाँ लॉन्च किया गया, किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया। और एक और इसमें से है, ओके, डब्बू आर्टिस्ट को भी दिया जाएगा। ओके, डप्पू आर्टिस्ट, डप्पू एक तरीके से मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसको जो उनको बजाते हैं उनको दिया जाएगा। ध्यान दीजिए, पूछा जा सकता है। ओके, अलग अलग क्षेत्र के लोगों को दिया जाएगा। गॉट इट, नो प्रॉब्लम। तो नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए, लेक्चर पसंद आए, तो इसको लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, अदरवाइज नोटिफिकेशन भूल जाएंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा।